Hello everyone. Today we are going to discuss about complete economics for CUET for upcoming examination. So let me introduce myself first. My name is Harshveer Singh and currently I am working with a private academic institute named SGPA Education Point as an economics tutor since 2014. I have almost 9.5 years of teaching experience in economics subject and I completed my graduation from University of Delhi in Bachelor of Commerce. The score of my students in economics CBSE 2023 session, that is last session, was 100 out of 100, 99 out of 100, 95 out of 100 and many more. So without any wasting time, we are going to discuss about the index content and the syllabus of CUET. So this is the index which we are going to cover in our syllabus. There are three sections like microeconomics is the first, second is macroeconomics and third is Indian economic development. So on the screen we are seeing the principle of microeconomics index और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा पहला यूनिट है। फिर उसके बाद सेकंड यूनिट है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। उसके अंदर हमारे पास कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एक चैप्टर है और डिमांड भी हमारे पास एक और चैप्टर है और इसके अंदर हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी आती है। तो वी आर गोइंग टू कवर दिस होल सिलेबस इन वेरी डिटेल एंड आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास इंडेक्स क्या क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूनिट नंबर 3 में हमारे पास नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स है, जिसके अंदर हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, फिर जीडीपी क्या होती है, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और नेशनल इनकम को मेजर करने के हमारे पास कितने मेथड्स होते हैं लाइक वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। लाइकवाइज फिर हमारे पास फोर्थ यूनिट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके अंदर भी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एडीएएस क्या होता है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव। फिर उसके बाद किस तरीके से हम इनकम डिटरमाइन करते हैं, एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन करते हैं अपनी इकोनॉमी में, और अगर एक्सेस डिमांड या डेफिसिट डिमांड हो जाता है तो उसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। फिफ्थ यूनिट हमारी आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, मनी एंड बैंकिंग। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमारे सेशन होने वाला है। तो आप आगे चलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में और क्या सिलेबस है हमारे पास। तो वो हमारे पास 6th यूनिट आती है जो कि गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी से रिलेटेड है, और फिर 7th यूनिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसके अंदर हमारे पास 2 चैप्टर आएंगे, एक फॉरेन एक्सचेंज रेट और एक बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसके बाद आगे चलते हैं और थर्ड हमारे पास जो बुक आती है वो आती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारे पास 8th यूनिट है जिसको हम डेवलपमेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, इसको पढ़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में। और फिर जो 9th यूनिट है हमारी वो करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी है। करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया कि जो इंडिया की इकोनॉमी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी गलत बातें हैं, बुरी बातें हैं, वो सारी की सारी हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लाइकवाइज जैसे आप देख रहे होगे पॉवर्टी, रूरल डेवलपमेंट या फिर अनएम्प्लॉयमेंट या फिर इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर इंडिया की जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। फिर इसके बाद आपको एक छोटा सा दिखाई दे रहा होगा इंडियन इको के नीचे ही एक लिखा हुआ है हमारे पास 10th यूनिट। तो 10th यूनिट हमारी लास्ट यूनिट है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड कंपैरिजन विद इट्स नेबर इंडिया के नेबर कंट्रीज बहुत सारे हैं, लेकिन हम जो कंपैरिजन करेंगे वो इंडिया का कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ। सिर्फ ये 2 ही कंट्रीज हैं जिनके साथ हम कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग आवर टाइम हम आगे चलते हैं और आज एक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला जो टॉपिक रहने वाला है वो इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स है। अभी जैसे मैंने आपको सिलेबस बताया तो सिलेबस में ही आपने देखा होगा हमारे पास 3 बुक्स हैं अलग अलग, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। नो डाउट आपने ये सारी बातें जो हैं वो 11th क्लास में भी पढ़ी होंगी। आपने 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, आपने 12th क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ा होगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस सेशन के अंदर, ये आपको पूरे यूट्यूब पे पूरे भारत में कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये कंसेप्ट्स मैंने खुद के बनाए हुए हैं
और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे चलते हैं और अपनी इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताने वाला हूँ जो आपने 11-12 में पढ़े तो हुए हैं, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ जैसे मैं पढ़ाऊँगा आज आपको उस तरीके से आपने नहीं पढ़े होंगे बिल्कुल भी। तो विदाउट एनी वेस्टिंग चलते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो हमारे पास 3 अलग अलग वर्ड्स लिखे हुए हैं। एक हमारे पास इकोनॉमिक लिखा हुआ है, एक इकोनॉमी लिखा हुआ है और तीसरा वर्ड है हमारे पास इकोनॉमिक्स। तो ये तीनों वर्ड आप देख पा रहे हो, ये तीनों वर्ड हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इकोनॉमिक्स कहीं पर भी पढ़ना, किसी भी लेवल पर पढ़ना, लेकिन बेसिक कंसेप्ट जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे, जब तक आप इकोनॉमिक्स में कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये जो तीनों जो वर्ड्स आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये तीनों वर्ड्स का मतलब जो है वो सेम होता है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि तीनों वर्ड्स जो हैं इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और क्या फ़र्क होता है आज हम वही डिस्कस करेंगे और आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो आप देख पा रहे होगे सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है वो है इकोनॉमिक। और इकोनॉमिक को हिंदी में हम क्या बोल रहे हैं, तो इकोनॉमिक को हिंदी में हम बोलते हैं आर्थिक। ये भी ध्यान रखना है, इसको हिंदी हम थोड़ा सा रिलेट करके चलेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग जो है वो ले सकें। तो इसको हिंदी में भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ हिंदी में बातें करेंगे ताकि आप कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग जो है वो मेंटेन कर सकें, बना सकें, अपने कंसेप्ट खुद बिल्ड कर सकें। यहाँ पे रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, हमें रट्टा नहीं मारना है किसी भी चीज़ का। मैं आपको आज सिखाऊंगा कि रट्टा कैसे नहीं मारना है, किस तरह से चीज़ों को पढ़ना है ताकि हम उनको रिटेन कर सकें थ्रू आउट आवर लाइफ। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि स्क्रीन पे ये जो इकोनॉमिक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोल पा रहे हैं, हिंदी में हम बोल रहे हैं आर्थिक। तो आर्थिक का मतलब क्या होता है, तो इसको समझने के लिए चलते हैं आप आगे। आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे मैंने लिखा हुआ है कि आर्थिक का मतलब होता है रिलेटेड विद मनी एंड रिसोर्सेज। आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे आर्थिक का मतलब क्या होता है, रिलेटेड विद मनी एंड रिसोर्सेज। अब इसको कैसे रिलेट करना है हमें, तो हम बोलेंगे आप लोगों ने सबने सुना हुआ है, आप लोगों ने सबने क्या सुना हुआ है कि मेरी आर्थिक स्थिति खराब है। अगर आपने ऐसा नहीं सुना होगा तो आपने सुना होगा मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जहां पर भी आर्थिक शब्द आया है, जहां पर भी आर्थिक वर्ड आया है, इसका मतलब वो रिलेट कर रहा है किसको, फाइनेंशियल कंडीशन। फाइनेंशियल का मतलब मनी, फाइनेंशियल मतलब क्या हो गया, फाइनेंस मतलब क्या हो गया, पैसा। और रिसोर्सेज, रिसोर्सेज एक आपका जो वर्ड है ये आप पहले भी पढ़ के आए होंगे 11th क्लास में, 12th क्लास में। आज इसको और ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे अपने अपकमिंग सेशंस में। अभी सिर्फ मैं आपको ये बता देता हूँ रिसोर्सेज हमारे पास कितने होते हैं। तो रिसोर्सेज हमारे पास कितने हैं, 4। कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, बिजनेसमैन या फिर फैक्ट्री ओनर जो प्रोडक्शन करता है पैसा कमाने के लिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आप आगे चलोगे, जैसे जैसे हम कंटिन्यू करेंगे आपको समझ आएगा कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, प्रोडक्शन या फिर पैसा कमाने के लिए। तो फर्स्ट अभी आपको क्या याद रखना है, अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इकोनॉमिक का मतलब क्या बताया अभी मैंने। इकोनॉमिक को हिंदी में बोलते हैं आर्थिक, मतलब क्या होता है, रिलेटेड विद मनी एंड रिसोर्सेज, रिलेटेड विद मनी एंड रिसोर्सेज। इससे ज़्यादा इसका और कोई मतलब नहीं होता। अब इसको हम अपने स्टडीज़ में किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं वो आगे चलते हैं। और हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो आता है इकोनॉमी। हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, इकोनॉमी। ये आप डेफिनेशन देख रहे होगे अपनी स्क्रीन पे। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है ये आपने 11th 12th क्लास में पढ़ा हुआ है, पहले अपने लास्ट सेशंस में आपने पढ़ा हुआ है। और ये जो आप डेफिनेशन देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये डेफिनेशन आपको किताबों में हर एक जगह पर मिलेगी। अगर मैं भी यही डेफिनेशन आपको पढ़ा देता हूँ तो आपका क्या फ़ायदा फिर पढ़ने का, क्योंकि किताबों से देख के आप पढ़ पा रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको ये डेफिनेशन पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको ये डेफिनेशन समझाऊंगा, कंसेप्ट वाइज क्लियर करेंगे। तो इस डेफिनेशन में क्या लिखा है, डेफिनेशन में लिखा है कि इकोनॉमी इट इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स मीन्स। मीन्स का मतलब क्या होता है बच्चों को यही नहीं पता होता, और मीन्स का बेसिक इसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज। अभी जो हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए, मीन्स को हम क्या बोलेंगे, रिसोर्सेज। तो मीन्स रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं, किस लिए प्रोवाइड कर रही हैं, ताकि हम इनकम जो है वो अर्न कर सकें। ठीक है, अब इसी को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो मैंने ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है इकोनॉमी की, ये डेफिनेशन मेरी खुद की बनाई हुई है, खुद के कंसेप्ट्स जो हैं वो मैंने बिल्ड किए हुए हैं। इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले समझते हैं, इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, समझते हैं।
तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे हमारे पास एक इंडिया का मैप है। स्क्रीन पे देख पा रहे होगे हमारे पास एक इंडिया का मैप है। और इकोनॉमी को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो अभी अभी देखो ऊपर लिखा भी हुआ है, इकोनॉमी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पे आपको दो शब्द नजर आ रहे होंगे, अगर मैं इसको हिंदी में देखूं तो दो शब्द हमें अलग अलग नजर आ रहे हैं। एक हमें अर्थ नजर आ रहा है, तो अर्थ जो है वो हमारा कहाँ से आया, अर्थ हमारा आया है आर्थिक से। अर्थ कहाँ से आया है, आर्थिक। आर्थिक का मतलब अभी पीछे हम पढ़ के आए कि इसको इंग्लिश में इकोनॉमिक बोलते हैं। आर्थिक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इकोनॉमिक। और इसका मतलब क्या होता है, मतलब होता है मनी एंड रिसोर्सिस। तो अर्थ का मतलब क्या हो गया, अर्थ का मतलब क्या हो गया, मनी एंड रिसोर्सिस। और व्यवस्था आप लोगों को सबको पता है, व्यवस्था का मतलब क्या होता है, व्यवस्था मतलब सिस्टम बनाना। व्यवस्था मतलब क्या हो गया, सिस्टम बनाना या क्या करना, अरेंजमेंट करना। व्यवस्था मतलब सिस्टम बनाना या फिर अरेंजमेंट करना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने मनी और अपने रिसोर्सिस को अरेंज कर रहे हैं। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मैं इकोनॉमी की डेफिनेशन हिंदी शब्द के अकॉर्डिंग अगर पढ़ूं तो हमें ज़्यादा समझ आएगा। तो यहाँ पर आपको दो शब्द नजर आ रहे होंगे, एक अर्थ और एक व्यवस्था। तो अर्थ का मतलब मनी और रिसोर्सिस, व्यवस्था मतलब सिस्टम बनाना या अरेंज करना। तो हम अपने मनी और रिसोर्सिस को सिस्टम में डाल रहे हैं या फिर उनको हम अरेंज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, खाली बैठे थे, नहीं, ऐसा नहीं है। हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम फ्यूचर में और पैसा अर्न कर सकें, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं फ्यूचर में वो चीज़ अर्न कर सकें जो ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है। और आज की डेट में ज़िंदगी जीने के लिए क्या ज़रूरी है, पैसा। नॉर्मल सिंपल सी बात है, आपको सबको पता है। तो चलते हैं इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम मनी जो है वो अर्न कर सकते हैं या लाइवलीहुड जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि मैं कुछ आउटलाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं कुछ आउटलाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ये एक मैप है हमारा इंडिया का, और यहाँ पर मैंने एक आउटलाइन ड्रॉ की है। और ये आउटलाइन क्या होती है, इसका क्या नाम है, इसको क्या बोलते हैं, इन आउटलाइंस को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी इन आउटलाइंस को। तो इन आउटलाइंस का नाम क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे कि ये बाउंड्री होती है या फिर बॉर्डर है ये इंडिया का। ठीक है, सबको पता है, सबको पता है कि ये इंडिया की बाउंड्री है या इंडिया का बॉर्डर है। तो हमने नया क्या सीखा, ये तो आम भाषा के शब्द हैं, आम भाषा लेमन टर्म है, लेमन सबको पता है, तो हमें भी पता है। तो हमने क्या नया सीखा, हमने नया ये सीखना है यहाँ पर कि ये जो इंडिया की बाउंड्री है या जो इंडिया का बॉर्डर है उसको इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे लेमन टर्म या आम भाषा सीखने नहीं आए हैं। देखो इंग्लिश में इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, साइंस में साइंस के वर्ड्स होते हैं, मैथ्स में मैथ्स के वर्ड्स होते हैं। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स में भी इकोनॉमिक्स के वर्ड्स या फिर टर्म्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो आपने देखा होगा कि 12th क्लास में भी हमारे पास एक डोमेस्टिक टेरिटरी का एक क्वेश्चन आता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है या फिर नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो ये जो हमारी जो बॉर्डर है, इंडिया की जो बॉर्डर है, इस इंडिया की बॉर्डर को ही हम डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं। इस इंडिया की बॉर्डर को ही हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, इकोनॉमिक टेरिटरी। तो इसका दो नाम है, एक इसको डोमेस्टिक टेरिटरी बोलेंगे, एक इसको इकोनॉमिक टेरिटरी बोलेंगे। तो आपको एक बात क्लियर हुई कि इंडिया का जो बॉर्डर है उसको डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी बोलते हैं। दूसरी बात आगे चलते हैं तो इसमें देखते हैं कि इंडिया में हर एक जगह पे फैक्ट्री, बिजनेस, फर्म, इंडस्ट्री, कंपनी ये सब होंगी या नहीं होंगी। इंडिया में हर एक जगह पे फैक्ट्री, बिजनेस, फर्म, इंडस्ट्री, कंपनी होंगी या नहीं होंगी। ये सब डॉट डॉट जो आपको नज़र आ रहे हैं तो मैं यही बना रहा हूँ, फैक्ट्री, बिजनेस, फर्म, इंडस्ट्री, कंपनी। पूरी इंडिया में ऊपर से लेके नीचे तक, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सब जगह पे इंडिया में फैक्ट्री, बिजनेस, फर्म, इंडस्ट्री, कंपनी है। तो इनको हम वन वर्ड में क्या बोल सकते हैं, तो इनको हम प्रोडक्शन यूनिट्स बोल सकते हैं। फैक्ट्री, बिजनेस, फर्म, इंडस्ट्री, कंपनी को क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स। इनका काम क्या है, तो प्रोडक्शन यूनिट्स का सिंपल बात है, काम क्या होता है, प्रोडक्शन यूनिट्स का काम होता है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना। फिर प्रोड्यूस करके क्या करती हैं, प्रोड्यूस करके वो लोग मार्केट में ले जाते हैं। मार्केट में ले जाके क्या करते हैं, मार्केट में ले जाके सेल करते हैं। सेल करने के बाद उनको क्या मिलता है, प्रॉफिट, या फिर क्या मिलता है, इनकम, या फिर हम बोल सकते हैं लाइवलीहुड। प्रॉफिट, इनकम या फिर लाइवलीहुड। तो यही तो हम भी चाहते थे
कि हमें जिंदगी जीने के लिए पैसा कमाना है, पैसा चाहिए। पैसा कैसे आएगा, उसका एक प्रोसेस है, और उसी प्रोसेस को यहाँ पर इकोनॉमी का नाम दिया गया है। उसी प्रोसेस को यहाँ पे किस चीज का नाम दिया गया है, इकोनॉमी, जिसको हिंदी में हम क्या बोल रहे हैं, अर्थव्यवस्था। तो एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं, अर्थ मतलब मनी और रिसोर्सिस, व्यवस्था मतलब सिस्टम बनाना। तो हम अपने मनी और रिसोर्सिस को एक सिस्टम में डाल रहे हैं, और उस सिस्टम को हमने नाम क्या दिया है, प्रोडक्शन यूनिट्स। उस सिस्टम का हमने नाम क्या दिया, प्रोडक्शन यूनिट्स। देखो आप लोगों ने सबने सुना होगा, पैसे से ही पैसा कमाया जाता है। जब तक हम अपने बिजनेस में पैसा नहीं लगाएंगे तो पैसा आगे और कैसे कमाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं या फिर रिसोर्सेज लगा रहे हैं। तो बिजनेस में पैसा लगाना, रिसोर्सेज लगाना मतलब इन्वेस्टमेंट करना, और ये इन्वेस्टमेंट हम किस लिए कर रहे हैं, प्रोडक्शन करने के लिए। फिर उसी प्रोडक्ट को हम मार्केट में सेल करके प्रॉफिट अर्न करेंगे, इनकम अर्न करेंगे, या फिर लाइवलीहुड अर्न करेंगे। तो इतना समझ आया। तो चलते हैं अब अपनी स्क्रीन पर, और मेरी बनाई हुई जो डेफिनेशन है एक बार पहले वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम बुक वाली डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है इकोनॉमी में बी डिफाइंड एज अरेंजमेंट। ये एक अरेंजमेंट है या फिर एक सिस्टम है। किस प्रकार का सिस्टम है, जहां पर बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स वर एस्टेब्लिश्ड। तो एक ऐसा सिस्टम जहां पे बहुत सारी प्रोडक्शन यूनिट्स जो है वो काम कर रही हैं, पहले से लगी हुई हैं। और क्यों लगी हुई है, प्रोडक्शन यूनिट्स का काम क्या होता है, फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम इन द मार्केट टू अर्न प्रॉफिट, इनकम एंड लाइवलीहुड। तो जो अभी पीछे मैंने आपको प्रोसेस समझाया है, सेम वही प्रोसेस हमने यहां पर लिखा है। तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इस प्रोसेस को हम किस तरीके से अपने माइंड में सेट कर सकते हैं, तो हिंदी वर्ड देखो यहाँ पे, हिंदी मतलब अर्थ, अर्थ मतलब पैसा, मनी, रिसोर्सिस, और व्यवस्था मतलब सिस्टम। और फिर एक लाइन, दूसरी लाइन क्या याद रखनी है आपको, कि पैसे से ही पैसा कमाया जाता है, रिसोर्सिस से ही रिसोर्सिस अर्न किए जाते हैं। इसीलिए हमने इस प्रोडक्शन वाली बात को जो है वो इकोनॉमी में बोला है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो इकोनॉमी वर्ड होता है ये ऑलवेज रिलेटेड विद प्रोडक्शन ही होता है, ये कभी भी कंजम्पशन से रिलेटेड नहीं होता। इस बात को हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इस चीज को रटना ना पड़े, आपको कंसेप्ट जो है वो खुद बनाएं, आप अपने कंसेप्ट खुद बिल्ड करें, जिसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा, हर एक तरीके से आपकी हेल्प करूंगा, निश्चिंत रहें इस बात के लिए। तो चलते हैं आगे, और फिर अब हम देखते हैं अपनी बुक वाली डेफिनेशन को, जो बुक्स में लिखा हुआ होता है। तो बुक्स में आप देख रहे होंगे, बुक्स में भी क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि ये क्या होता है, एक सिस्टम होता है विच प्रोवाइड्स पीपल मीन्स। अब मीन्स मतलब क्या है, वही रिसोर्सिस, मीन्स मतलब क्या है, रिसोर्सिस, जिसको अर्थ बोल रहे हैं, ठीक है। और वो उन रिसोर्सिस का इस्तेमाल करके जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, काम करते हैं, और अपना पैसा जो है, अर्निंग जो है वो अर्न करते हैं, लाइवलीहुड अर्न करते हैं। चलते हैं आगे, नेक्स्ट वर्ड पे, हमारा नेक्स्ट टर्म जो है उसके ऊपर आते हैं। अच्छा, उससे पहले आप एक बात और बताइए कि जैसे मान लो अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला कि जो इंडिया है वो एक इकोनॉमी है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बोला, अभी डेफिनेशन हमने दी कि इंडिया क्या है, इंडिया एक इकोनॉमी है, ठीक है, यही हमने बोला, ठीक है। तो अब आप एक बात बताइए कि वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया ही है एक कंट्री, और कोई दूसरी कंट्री नहीं है। तो आप देखोगे आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा एक वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। वर्ल्ड के मैप में मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं कि ये हमारी, ये है जी इंडिया, ये इंडिया है, ठीक है। तो सवाल यहाँ पे आता है कि सिर्फ इंडिया ही है और कोई कंट्री नहीं है। जैसे मान लो इंडिया के अगर हम साइड में देखें तो यहाँ पे पाकिस्तान आ जाता है, उसके ऊपर अफगानिस्तान आ जाता है, और फिर चाइना आ जाता है, और भी दूसरी कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूएसए, यूके, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड में इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, तो सवाल ये आता है कि क्या सिर्फ इंडिया ही इकोनॉमी है वर्ल्ड में, और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो इकोनॉमी नहीं है? बताइए जी। तो आप क्या बोलना चाहोगे कि सिर्फ इंडिया ही इकोनॉमी है और कोई कंट्री इकोनॉमी नहीं है? तो ऐसा नहीं है। तो जैसे मैंने आपको इकोनॉमी की डेफिनेशन बताई है, उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड में हर एक कंट्री क्या है, एक इकोनॉमी है। जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड में हर एक कंट्री क्या है, एक इकोनॉमी है। कोई भी कंट्री आ जाए पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि हर एक कंट्री में प्रोडक्शन
हो रही है, हाँ। हर एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी है, हाँ है। हर एक कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जा रहे हैं, वो लोग मार्केट में सेल करते हैं, सेल करने के बाद प्रॉफिट अर्न करते हैं या नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। तो जब हर एक कंट्री में ये पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है और उस प्रोसेस को हम इकोनॉमी बोल रहे हैं, तो इंडिया भी इकोनॉमी है और वर्ल्ड में जो दूसरी कंट्रीज हैं वो भी सारी इकोनॉमी है। तो यहाँ पर एक और बात अगर मैं आपको बोलना चाहूँ, सिर्फ समझने के लिए, कहीं पर आपको लिखकर नहीं आना है, सिर्फ समझने के लिए, अगर मैं इकोनॉमी को अगर मैं देश लिख दूं, अगर समझने के लिए इकोनॉमी को मैं क्या लिख दूं, देश या फिर कंट्री, तो क्या गलत होगा? नहीं। क्यों? सिर्फ आपको दिमाग में याद रखना है, कहीं पर लिखकर नहीं आना। कभी भी पेपर में ये वर्ड देश, कंट्री वाला जो वर्ड है ये आपको यूज नहीं करना है। ये तो मैंने आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जो इकोनॉमी है उसको हम सिर्फ समझने के लिए देश बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड में हर एक कंट्री जो है वो क्या है, एक इकोनॉमी है। इसलिए आप याद रखें कि जो इकोनॉमी वर्ड है ये हमारे लिए एक अधूरा वर्ड होता है। इसका मतलब पूरा तभी होता है जब इसके सामने किसी कंट्री का नाम आता है। जैसे अभी अगर मैं आपको बोलूं तो हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे प्रॉपर तरीके से, जिसके ऊपर आपकी एक बुक भी है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। उसी तरीके से हम पाकिस्तान इकोनॉमी बोलते हैं, उसी तरीके से यूएसए इकोनॉमी बोलते हैं। तो हर एक कंट्री एक इकोनॉमी है। तो किसी भी कंट्री के बारे में अगर इकोनॉमिक्स टर्म्स में पढ़ रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वो आगे देखते हैं, चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड आता है, नेक्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास है इकोनॉमिक्स। तो ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, ये जो आप डेफिनेशन देख रहे हो ये आपको बुक में नजर आएगी। तो बुक में साफ साफ लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स जो एक सोशल साइंस है, ठीक है, विच स्टडीज द वे सोसाइटी चूजेज टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। दोबारा वही आ गया, विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट पीपल ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी। तो आप लोगों को कितना समझ आया, ये बुक की डेफिनेशन है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को समझ आया होगा। अब मैं अपने तरीके से एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनना। अगर नहीं समझ आता है तो आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, ये इकोनॉमिक्स को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स को हिंदी में हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप दोबारा देखोगे तो आपको एक अर्थ वर्ड नजर आएगा, एक अर्थ वर्ड नजर आएगा, दूसरा शास्त्र नजर आएगा। अर्थ वापिस से इकोनॉमिक अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए, मनी और रिसोर्सेस। शास्त्र का मतलब क्या होता है, तो आपने देखा होगा, या आपने देखा नहीं, आपने सुना होगा, शास्त्रों में लिखा है। तो शास्त्रों में लिखा है मतलब कहाँ लिखा है, बुक्स में लिखा है। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है, आप लोगों को सबको पता है। लेकिन ये बुक्स कैसी बुक है हमारी, जो इकोनॉमिक्स है जिसको अर्थशास्त्र बोल रहे हैं, ये कैसी बुक है हमारी। तो ये वो बुक है जिसमें हम अपने मनी, अपने रिसोर्सेस, अपनी इंडस्ट्रीज, अपने बिजनेस, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, अगर इसको और ज़्यादा डिटेल में समझे तो हम क्या बोल सकते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये जो इंडिया है, इंडिया का मैप है। अगर मान लो मैं इंडिया की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहता हूँ तो हिस्ट्री की बुक चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए। इंडिया की अगर मैं पॉलिटिक्स के बारे में जानना चाहता हूँ तो पॉलिटिक्स की बुक चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए। इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में जानना है तो ज्योग्राफी की बुक चाहिए। सेम उसी तरीके से अगर इंडिया की मुझे प्रोडक्शन यूनिट्स के बारे में जानना है कि उनका जो साइज है वो लार्ज है, स्मॉल है या मीडियम है, फिर मुझे ये जानना है वो कौन कौन से गुड्स, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करके कौन सी मार्केट में सेल करते हैं और सेल करके कितना प्रॉफिट या इनकम अर्न करते हैं। अगर मैं ये सारी बातें भी जानना चाहता हूं तो इसके लिए भी मुझे एक बुक चाहिए या नहीं चाहिए, तो ऑब्वियस ही बात है चाहिए। और उसी बुक को नाम हमने क्या दे दिया, इकोनॉमिक्स, और जिसको हिंदी में क्या बोल रहे हैं, अर्थशास्त्र। अर्थ मतलब मनी और रिसोर्सेज, शास्त्र मतलब बुक। तो ऐसी बुक जिसमें हमारे पैसे, हमारे मनी, हमारे रिसोर्सेज के बारे में लिखा हो और हम वहां से पढ़ सकें, ठीक है। तो आप अगर अब स्क्रीन पे देखोगे तो जो डेफिनेशन मैंने बनाई है, देखो क्या बोलती है वो, तो इकोनॉमिक्स में बी डिफाइंड एज स्टडी। स्टडी वर्ड क्यों आ रहा है यहाँ पर, स्टडी वर्ड इसीलिए आ रहा है क्योंकि शास्त्र लिखा हुआ है। तो स्टडी किस चीज की, इकोनॉमी की। इकोनॉमी क्या होता है वो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए। इकोनॉमी का मतलब पूरी एक कंट्री, लेकिन उसको पढ़ना है इकोनॉमिक्स की सेंस में, ये भी ध्यान रखना है। तो अगर मैं इसको बहुत छोटे शब्दों में बोलूं तो इसको बहुत आसान शब्दों में बोला जा सकता है, इकोनॉमिक्स
may be defined as study of any economy of the world। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड में एक इकोनॉमी नहीं है, बहुत सारी इकोनॉमी है। और अगर हम इसको और ज़्यादा डिफाइन करना चाहते हैं, थोड़ा सा बड़ा लिखना चाहते हैं डेफिनेशन को, तो लिख सकते हैं। तो बोलते हैं, आगे चलते हैं, इन अदर वर्ड्स टू स्टडी हाउ मनी, बिजनेस, इंडस्ट्रीज एंड रिसोर्सेज आर ऑर्गेनाइज्ड इन एन इकोनॉमी इज नोन एज इकोनॉमिक्स। तो वही चीज़ अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने बोली। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये पूरा की पूरी जो इंडिया का जो मैप है यही इकोनॉमी है, और इस इंडिया के अंदर मनी भी है, बिजनेस भी है, इंडस्ट्रीज भी हैं और रिसोर्सेज भी हैं। और इंडिया में हमने इन चीज़ों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है और किस तरीके से हम इनको बढ़ा रहे हैं या कमा पा रहे हैं, वही हमें पढ़ना है। और वही पढ़ने के लिए हमें एक बुक चाहिए जिसको इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं। फिर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, आपको नजर आ रहा होगा एडम स्मिथ, एक नाम, ये आपने पहले भी सुना होगा। तो एडम स्मिथ कौन है, ये व्यक्ति कौन है? तो ये व्यक्ति वो हैं जिन्होंने ये इकोनॉमिक्स जो है उसको बनाया, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। कैसे ये फादर बने इकोनॉमिक्स के? तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशंस। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, वेल्थ ऑफ नेशंस। और इसी में इन्होंने जिक्र किया था इस वर्ड का, इकोनॉमिक्स या फिर इकोनॉमी, इसीलिए वहीं से ये फादर बने इकोनॉमिक्स के। तो आई होप आपको ये तीनों जो कंसेप्ट्स हैं या जो तीनों टर्म्स हैं, ये बहुत बेसिक टर्म्स हैं। आप कहीं पर भी जाना, कितना भी पढ़ना इकोनॉमिक्स में, जब तक आपको ये तीन टर्म्स नहीं पता होंगे, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हो, क्योंकि ये तीनों वर्ड जो है वो आपको आपके पूरे सिलेबस में हर एक जगह पर नज़र आने वाले हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं हमने और क्या पढ़ना है। तो देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बोला कि इकोनॉमिक्स जो है वो हमारी स्टडी होती है, और फिर स्टडी को हमने इजी बनाने के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इकोनॉमिक्स हमारी स्टडी है और उसको इजी बनाने के लिए हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? दो पार्ट्स। कौन कौन से? एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा हमारे पास होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने 11th में पढ़ा होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स आपने 12th में पढ़ा होगा। लेकिन मैं गारंटी देता हूं, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा उस तरीके से आपने नहीं पढ़ा होगा। ये बात आप समझ भी गए होंगे, जैसे मैंने आपको पीछे अभी पढ़ाया है। तो चलते हैं आगे चलते हैं। ये पूरा हमारे पास सिलेबस है जो हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। फिर उसके बाद जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो आगे दो प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव, एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। फिर उसके बाद हमारे पास ये सब मैंने पूरा सिलेबस बनाया हुआ है आपका, और धीरे धीरे हम ये पूरा कवर करने वाले हैं अपने अपकमिंग सेशंस में। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो आपका पेपर आएगा CUET का, वो पेपर आपका होगा 45 मिनट्स का पेपर होगा, CBT पैटर्न बेस्ड पेपर होगा। CBT क्या होता है? तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका, ये कंप्यूटर पे आपका पेपर लिया जाएगा। MCQ फॉर्म में होगा ये। MCQ फॉर्म का मतलब आपको एक क्वेश्चन के 4 या 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको सही आंसर जो है उनको टिक करना है। तो ऑलमोस्ट आपको 1 मिनट मिलेगा एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे आपके पास? टोटल आपके पास 50 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस में से आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। एंड आपको अगर अच्छा लगा तो आप इसको आगे बढ़ाएं और लोगों तक पहुंचाएं ये कंसेप्ट्स, क्योंकि पूरे YouTube पे मैंने एनालाइज किया हुआ है, कहीं पर भी ये कंसेप्ट्स नहीं पढ़ाए गए हैं। वो सिंपल क्या करते हैं, आपकी बुकिश लैंग्वेज उठाएंगे और उसको दे देंगे, या फिर कहीं पर भी ये जो कंसेप्ट मैंने बनाए हैं खुद के बनाए हैं अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस बेस्ड। तो कृपया करके आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि वो इसको अच्छे तरीके से समझ पाएँ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।